हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज आपको 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। तेल शक्ति युक्त द्रविक तथा वायवीय प्रणालियों का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स। परिचय में ये बताना चाहूँगा कि आपने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स का बहुत जगह उपयोग देखा होगा आजकल। जैसे छोटा सा उपयोग मैं बता दूं आपको, हाइड्रोलिक जैक देखे होंगे, न्यूमेटिक जैक देखे होंगे, न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। अधिकतर औद्योगिक प्रक्रियाओं में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या किसी उत्पाद को पकड़ने, क्रमाकृति करने और संपीड़ित करने के लिए प्रथम चालक की आवश्यकता होती है। अधिकतर जगहों पर प्रथम चालक विद्युत चालित होते हैं, परंतु अन्य साधनों जैसे आवरण युक्त तरलों का प्रयोग भी किया जाता है। यह घूर्णी या रेखीय गति उत्पन्न करते हैं और कोई बल लगाने के लिए किया जा सकता है। तरल आधारित प्रणालियाँ जो द्रव संचारण माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं, द्रविक प्रणालियाँ कहलाती हैं, और जो वायु का प्रयोग करती हैं उसे वायवीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में मुख्यतः संपीड़ित वायु प्रयोग की जाती है और कभी कभी नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं। इन दोनों सिस्टम के प्रमुख लाभ तथा लाभ दोनों ही हैं। लाभ में है जैसे कम घनत्व वाली संपीड़ित गैसों अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले असंपीड़ित द्रवों के विभिन्न अभिलक्षणों से उत्पन्न होती है। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। तो पहला पढ़ेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम, एक द्रविक प्रणाली। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है 7.1 में, यह एक हाइड्रोलिक लाइन को शो कर रहा है। इस अनुप्रयोग में उपयुक्त द्रवीय रेखीय गति प्रदान करने के लिए एक रैम का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम रेखीय गति का यूज कर रहे हैं। इसमें एक चल पिस्टन आउटपुट शाफ्ट से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि तरल को पाइप ए द्वारा पंप किया जाता है तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा और शाफ्ट का प्रसार होगा, और यदि तरल को पाइप बी द्वारा प्रवेशित कराया जाता है तो शाफ्ट अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। अतः पिस्टन की बिना दाबित तरफ से तरल की पुनरावृत्ति हेतु कोई विधि प्रयोग करनी होती है। सिलेंडर से उपलब्ध होने वाला अधिकतम बल तरल के दाब तथा पिस्टन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे कि 150 बार के द्रव दाब से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले पिस्टन द्वारा 2000 किलोग्राम का भार उठाया जा सकता है। दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है एक द्रविक प्रणाली को अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस प्रणाली के परिचालन हेतु एक तरल तथा एक बंद लूप में लगी हुई पाइपिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें पिस्टन के एक साइड में स्टोरेज टैंक से द्रव स्थानांतरित होती है तथा दूसरी साइड से द्रव टैंक में वापस आता है। द्रव को स्टोरेज टैंक से एक पंप द्वारा चूसित करके 150 बार के वांछित दाब पर प्रवाहित किया जाता है। पंप को विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। यह पंप एक धनात्मक विस्थापन प्रकार का होता है जो द्रवित तेल या तरल को फिल्टर में से गुजारता हुआ चूसित करता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक टैंक है और टैंक से फिल्टर लगा है, फिल्टर से पंप लगा है। यानी कि पंप क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है और फिल्टर से ऑयल फिल्टर हो करके ये पंप के द्वारा हाई प्रेशर के साथ प्रेशर रेगुलेशन में भेजा जाता है।
प्रेशर रेगुलेशन में उसके प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंगली सिचुएशन, और फिर उसको भेज दिया जाता है कंट्रोल वाल्व में। कंट्रोल वाल्व में एक लीवर लगा होता है जिसकी 3 पोजीशन होती है, एक रेज, एक ऑफ और एक लोअर। तो जब लोअर की तरफ लीवर को घुमाएंगे तो जो तरल है वो बी पाइप से अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि वो भार नीचे गया, पिस्टन या भार नीचे की तरफ जाएगा तो लोअर हो जाएगा। और जब लीवर को रेज पोजीशन पे लाएंगे तो पाइप ए से तरल प्रवाहित होगा और जो कि भार को ऊपर उठाएगा, और कंट्रोल वाल्व से ही एक रिटर्न फ्लूइड जितना होता है वो टैंक में चला जाता है। और इसी तरह प्रेशर रेगुलेशन में से भी जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो भी वापस चला जाता है। तो ये था द्रविक सिस्टम। अब है एक हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम। नीचे चित्र में एक वायवीय सिस्टम दिखाया गया है। इसमें भी मूलतः गति प्रदान करने वाला अवयव एक सिलेंडर ही होता है, जिसकी शाफ्ट पर लगने वाला बल वायु के दाब तथा पिस्टन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वायवीय प्रणाली में कार्यकारी दाब सामान्यतः द्रविक प्रणाली की तुलना में बहुत कम होता है। अतः समान भार उठाने के लिए द्रविक प्रणाली की तुलना में वायवीय प्रणाली में बड़े सिलेंडर की आवश्यकता होती है। क्योंकि वायु सर्वपर्याप्त तथा आसानी से उपलब्ध होती है, अतः इसे वापस टैंक में नहीं भेजते हैं और ये खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसकी कॉस्ट भी कम आती है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इस प्रणाली में वायु को वायुमंडल से चूषित करके पहले फिल्टर से गुजारते हैं, फिर फिल्टर से गुजारने के बाद उसको एक कंप्रेसर से गुजारा जाता है। वो कंप्रेसर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है। कंप्रेसर का कार्य आपको मालूम है। कंप्रेसर क्या करता है, इस फिल्टर्ड वायु को कंप्रेस्ड कर देता है, और जिससे कि उसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने के कारण हमको एयर कूलर द्वारा या एयर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद इस कूल्ड एयर को उच्च दाब पर हम स्टोरेज कर लेते हैं किसी टैंक में या किसी वेसल में। उसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर स्विच भी लगा होता है जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंगली एक्चुएट होता है। अर्थात अगर चैम्बर में या वेसल में वायु का जो डिफाइंड प्रेशर उससे कम होता है तो ये स्विच अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे कि पूरा सिस्टम फिर से चलने लगता है। उसके आगे इस कंप्रेस्ड एयर को फिर से कंट्रोल वाल्व से गुजारते हैं, और इसमें भी एक लीवर होता है जिसकी 3 पोजीशन है, लोअर, रेज और ऑफ। लोअर वाला बोझ को लोअर डाउन करता है, रेज वाला उठाता है और ऑफ वाला ऑफ कर देता है। और इसमें से जो रिटर्न होता है वो सिस्टम में न जा करके ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो ये था वायवीय प्रणाली का इंट्रोडक्शन। अब है द्रविक तथा वायवीय प्रणालियों में तुलना। तो इन प्रणालियों में तुलना के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। द्रविक प्रणाली में क्या होता है, इसमें गति तथा शक्ति के संचालन हेतु दाबयुक्त द्रव का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायवीय सिस्टम में संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाता है या वायु का प्रयोग किया जाता है। द्रविक प्रणाली में दूसरा अंतर यह है कि इसमें तेल युक्त द्रविक प्रणाली 700 बार दाब तक परिचालित की जा सकती है, जबकि वायवीय प्रणालियाँ सिर्फ 5 से 10 बार तक ही प्रयोग की जा सकती हैं। द्रविक प्रणाली में प्रायः बंद सिस्टम के डिज़ाइन होते हैं, जबकि वायवीय में खुले सिस्टम के डिज़ाइन होते हैं। द्रविक प्रणाली में लीकेज होने पर प्रणाली बंद पड़ जाती है, लेकिन इसमें लीकेज होने का प्रणाली पर कोई खास असर नहीं होता।
हाइड्रोलिक प्रणाली में वाल्व परिचालन कठिन होता है जबकि वायवीय में आसान होता है। द्रवित प्रणाली का भार अधिक होता है जबकि वायवीय का भार कम होता है। द्रवित प्रणाली में दाबयुक्त द्रव बनाने के लिए पंपों का प्रयोग करते हैं जबकि गैसों के संपीड़न हेतु कंप्रेसर या संपीड़कों का प्रयोग किया जाता है। द्रवित प्रणाली आग लगने के खतरों से असुरक्षित है जबकि वायवीय प्रणाली आग लगने के खतरे से सुरक्षित है। द्रवित प्रणाली में सतह स्नेहन का प्रबंध होता है और वायवीय प्रणाली में स्पेशल स्नेहन का प्रबंध होता है। द्रव असंपीड्य होने के कारण तेल द्वारा बल संचारण ठोसों के समान नहीं होता है। इससे इनपुट गति सीधे ही आउटपुट गति में संचालित होती है। इसलिए आउटपुट गति तथा स्थिति को यथार्थतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि वायवीय प्रणाली में संपीड्य होने के कारण वायु द्वारा बल संचारण स्प्रिंग से बल संचारण के समान होता है। इसलिए आउटपुट गति तथा स्थिति को यथार्थतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हो गया इन दोनों प्रणालियों में तुलना। अब है द्रवित प्रणाली के लाभ। द्रवित प्रणाली के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। पहला, द्रवित प्रणाली परिचालन में आसान एवं शांत होती है तथा इनमें कंपन को न्यूनतम रखा जाता है। दूसरा, सुरक्षित एवं विश्वसनीय प्रणाली है ये। तीसरा पॉइंट, उच्च यांत्रिक लाभ प्राप्त करने हेतु गियर, कैम या लीवरों के जटिल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, नियंत्रण तथा अप्रोच में बहुत अधिक नम्यता होती है। गति तथा बलों की एक बड़ी परास पर नियंत्रण करना सरल होता है। पांचवा, एक सघन एक्चुएटर से उच्च निर्गत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। छठवां, बलों को अधिक दूरी तक तथा कोनों के चारों ओर दक्षता से कुछ कमी के साथ संचालित किया जा सकता है। सातवां है, सरल उपकरणों युक्तियों के प्रयोग के साथ एक प्रचारक के लिए सिस्टम को चालू करना, रोकना, गति को बढ़ाना या कम करना, बहुत क्लोज टॉलरेंस के साथ बड़े बलों को नियंत्रित करना सरल होता है। नेक्स्ट, आठवां पॉइंट, इसके अंतर्गत बहुत अल्प बलों से लेकर अत्यधिक भारी बलों को आसानी से एवं दक्षतापूर्वक आरोपित किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, द्रवित प्रणाली को शीघ्रता से विपरीत दिशा में भी गति कराई जा सकती है। इसकी हानियां निम्न प्रकार हैं। पहला, लीकेज होने पर आग लगने का खतरा रहता है। द्रव लीकेज को समाप्त करने तथा न्यूनतम करने के लिए प्रणाली के अवयवों को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसमें धूल, मिट्टी, संक्षारण, तेल विकृति, अन्य प्रदूषित वातावरण से प्रणाली का बचाव करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, पर्याप्त तेल फिल्ट्रेशन बनाए रखना पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर होने से पाइपलाइन फट सकती है। लास्ट है, अत्यंत सुग्राही अंगों का अनुरक्षण करना जब वे खराब जलवायु या गंदे वातावरण में कार्य करते हैं। अब है वायवीय प्रणाली के लाभ तथा अलाभ। लाभ में पहला पॉइंट है, इसकी लागत कम होती है। दूसरा, इसका सरल संस्थापन तथा अनुरक्षण करना है। इसकी विश्वसनीयता उच्च होती है क्योंकि चलंगों की संख्या कम होती है। चौथा, इसका डिजाइन तथा लागू करने में आसानी होती है। पांचवा, इसका विस्फोटन रहित अवयव है ये। छठा, सहज रूप से मंद एक्चुएटर तथा सेंसर इसमें प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, उच्च दक्षता होती है। और लास्ट है, पर्यावरण हितैषी है ये। अलाभ, पहला लाभ है, पहला पॉइंट है, साफ तथा शुष्क वायु बनाने के लिए संपीड़क की आवश्यकता होती है। दूसरा, नियमित रूप से अवयवों को कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता होती है। वायु पाइपिंग की लागत है इसमें तथा लास्ट, स्नेहन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब है द्रवीय प्रणालियों के अनुप्रयोग। द्रवीय प्रणालियों के अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं। मशीन औजार उद्योग में, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में, हाइड्रोलिक प्रेसों में, निर्माण मशीनरी में, लिफ्टिंग तथा परिवहन में, कृषि मशीनरी में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में, हस्त उपकरण तथा रोबोट में और वायुयान तथा मिसाइल में। इसकी अपेक्षा वायवीय का अनुप्रयोग निम्न है। भारी या गर्म दरवाज़ों के परिचालन में,
स्लैब मोल्डिंग मशीनों में, स्प्रे पेंटिंग में, बॉटलिंग तथा फिलिंग मशीनों में, अवयवों तथा पदार्थ संवाहक में, डेंटल ड्रिल में, भवन निर्माण, खनन, रसायन उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, मशीन औजार में, वायुयान में, विनिर्माण उद्योगों में, विभिन्न क्रियाओं जैसे ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग, फार्मिंग आदि के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है पास्कल नियम तथा उसके उपयोग। पास्कल का नियम सभी लोग जानते हैं, पहले चैप्टर में है। पास्कल के नियम के अनुसार कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, द प्रेशर exerted on a confined fluid is transmitted undiminished in all directions and acts with equal force on equal areas and at right angles to the containing surfaces। और हम सभी जानते हैं कि दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। आइए अब पास्कल नियम के उपयोगी लक्षण के बारे में बात करें। तो पहला है बल का बहुलीकरण यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स। जैसा कि दाहिनी तरफ चित्र में दिखाया गया है, इसका प्रमुख उपयोगी लक्षण है कि इसके द्वारा बल को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक प्रबंध दाहिनी तरफ चित्र में है। चित्रानुसार बाईं तरफ एक कम व्यास का सिलेंडर तथा पिस्टन का प्रबंध दिखाया गया, जबकि दाहिनी तरफ एक अधिक व्यास का सिलेंडर तथा पिस्टन लगाया गया है। दोनों सिलेंडर नीचे से आपस में जुड़े हैं तथा पात्र में तेल भरा हुआ है। जब बाएं सिलेंडर में लगे इनपुट पिस्टन पर F1 का मान बल लगाया जाता है तथा दाब तीव्रता P1 हो तो P1 बराबर F1/A1। इसी प्रकार P2 बराबर F2/A2। बट चूँकि पाइप एक ही कनेक्टेड है, इसलिए P2 और P1 बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा रिलेशन P2 बराबर P1 या F2/A2 बराबर F1/A1। यहाँ से निकाल सकते हैं F2 बराबर A2/A1 इंटू F1। अर्थात जो अनुपात दोनों पिस्टनों के क्षेत्रफल में होगा वही अनुपात आउटपुट तथा इनपुट बल में भी होगा। या ये कह सकते हैं कि उसी अनुपात में आउटपुट बल इनपुट बल से अधिक होगा। दूसरा है बल का संचारण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेज। दाहिनी तरफ चित्र में प्रदर्शित प्रबंध में यदि इनपुट पिस्टन जिसका क्षेत्रफल A in है तथा इस पर बल F in लगाया जाता है, तो इस बल को एक दूसरे स्थान पर जहां समान व्यास का सिलेंडर तथा पिस्टन लगा है समान परिमाण अर्थात F आउटपुट बराबर इनपुट से स्थानांतरित किया जा सकता है, या P in बराबर P out। इस प्रकार बल को समान परिमाण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेल के माध्यम द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा है बल विस्थापन संबंध। जैसा कि दाहिनी तरफ चित्र में दिखाया गया है, V इनलेट मान लिया गया है कि इनलेट पिस्टन पर तेल का आयतन है और V आउट है आउटलेट पिस्टन पर विस्थापित तेल का आयतन। तो चूंकि तेल असंपीड्य है, पाइप एक ही वेग से चला, तो V इन और V आउट बराबर होंगे। या हम कह सकते हैं कि A in इंटू S in बराबर A आउट इंटू S आउट और S in अपॉन S आउट बराबर A आउट अपॉन A in। अतः आउटपुट में अधिक परिमाण का बल कम विस्थापन करेगा। फिर है पास्कल के नियम के प्रायोगिक अनुप्रयोग। पहला है बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस। बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस को पास्कल के नियम का प्रयोग करके विकसित किया गया था। हाइड्रोलिक प्रेस में एक छोटा बल निवेश करके एक बड़ा बल निर्गत प्राप्त करते हैं। पास्कल के नियम से निकाय के प्रत्येक बिंदु पर दाब तीव्रता समान होगी, अर्थात P इनपुट बराबर F इनपुट अपॉन A इनपुट, या और
पी आउटपुट बराबर एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट, और ये दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार आ जाएगा एफ आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर ए आउटपुट अपॉन इनपुट। क्योंकि ए आउटपुट इज ग्रेटर देन ए इन, अतः एफ आउटपुट भी क्या होगा, एफ इनपुट से बड़ा होगा। दूसरा अनुप्रयोग है हस्तचालित हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक सभी ने देखा होगा, और इसका यूज क्या होता है, बेसिकली कम भार लगा करके अधिक भार उठाने के लिए। तो इसमें दाहिनी तरफ फिगर में दिखाया गया है कि एक हैंडल लगा है जिसके द्वारा हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे पंप पिस्टन जुड़ा हुआ है, और 2 चेक वाल्व लगे हैं। एक चेक वाल्व ऑयल टैंक से पिस्टन की तरफ लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है लोड सिलेंडर से पंप पिस्टन की तरफ। लोड सिलेंडर वह लोड है जहां हमको कि लोड उठाना है। तो क्या होता है, जैसे ही हम हैंडल को ए पॉइंट पर ऊपर उठाते हैं तो पंप पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, और जो ऑयल होता है वो ऑयल टैंक से सक हो जाता है पंप पिस्टन में। फिर जैसे ही हम अब हैंडल को कुछ देर बाद ऊपर से नीचे करते हैं तो चेक वाल्व 1 बंद हो जाता है, चेक वाल्व 2 उस प्रेशर से खुल जाता है जो कि ये प्रेशर पिस्टन लगाता है, और जिसके द्वारा फिर ये ऑयल चला जाता है लोड सिलेंडर में। इस प्रकार बार बार हैंडल मारने से धीरे धीरे करते करते हमारा लोड वांछित पोजीशन पे उठाया जा सकता है। ब्लीड वाल्व का यूज उस लोड को नीचे करने के लिए करते हैं। जैसे ब्लीड वाल्व खोलेंगे तो लोड सिलेंडर में भरा हुआ तेल वापस ऑयल टैंक में जाता है। इस प्रकार इसकी क्रिया होती है। नेक्स्ट है एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर। इस युक्ति का प्रयोग प्रयोगशाला में उपस्थित वायु से उच्च हाइड्रोलिक दाब प्राप्त करना है, जिसका उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडरों के परिचालन में होता है। बूस्टर का प्रयोग रिवेटिंग मशीनों में तथा मशीन औजारों के क्लैंप में किया जाता है। इसकी संरचना दाहिनी तरफ फिगर में दिखाई गई है, जिसमें कि एक बड़े व्यास का वायु पिस्टन होता है जो छोटे व्यास के हाइड्रोलिक पिस्टन को चलाता है। इसकी क्रियाविधि में एक एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर उच्च दाब तेल सप्लाई करता है, जो एक मशीन टूल टेबल पर कार्यखंड को पकड़ने के काम आता है। प्रयोगशाला का वायु दाब सामान्यतः 4 से 6 बार होता है। यदि हम केवल वायु चलित क्लैंप का ही प्रयोग करते हैं तब हमें एक बड़े साइज का न्यूमेटिक सिलेंडर कार्यखंड को क्लैंप करने के लिए लगाना होता है। एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर के प्रयोग से सिलेंडर का साइज प्रभावशाली ढंग से कम हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। नीचे चित्र में प्रदर्शित एक हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पिस्टन पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बड़े पिस्टन पर ऊपर को लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यदि छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल इतना तथा बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल इतना है। यदि छोटे पिस्टन द्वारा चली गई दूरी 200 mm हो तो बड़े पिस्टन द्वारा चली दूरी भी ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हमें F1 कितना है 100 न्यूटन, A1 दिया है 50 × 10⁻² mm² तथा A2 दिया है 50 × 10⁻² mm², और विस्थापित दूरी S1 दिया है 100 mm। तो बड़े पिस्टन पर बल निकालने के लिए हम पास्कल का नियम यूज करेंगे। F2/F1 बराबर A2/A1, या यहाँ से आ जाएगा F2 बराबर 1000 न्यूटन, यानी कि हम 100 से 1000 न्यूटन बल को मूव करा सकते हैं। और एक और फार्मूला F2/F1 बराबर होता है S1/S2। तो यहाँ से S2 निकल जाएगा 10 mm।
दूसरा क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल लिफ्ट 15,600 न्यूटन भार की एक कार को जमीनी स्तर से 2.13 मीटर उठाता है। यदि हाइड्रोलिक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास 20.32 सेंटीमीटर तथा पिस्टन रॉड का व्यास 10.16 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। पहला, कार उठाने में आवश्यक कार्य। दूसरा, आवश्यक दाब। तीसरा, शक्ति, जबकि लिफ्ट कार को 10 सेकंड में उठाती है। चौथा, लिफ्ट की उतरने वाली गति के प्रवाह दर के लिए तथा लास्ट 10 सेकंड में नीचे उतरने के लिए ऑटो में प्रवाह की दर। पहला निकालेंगे हम लोग, कार उठाने में आवश्यक कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो वहाँ से निकल जाएगा बल 15,600 इंटू 2.13 मीटर बराबर 33,200 न्यूटन मीटर। ये हो गया कार्य। आवश्यक दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल दिया ही हुआ है, क्षेत्रफल यानी कि पिस्टन का क्षेत्रफल निकाल लिख देंगे यहाँ पे π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा दाब बराबर 481 किलो पास्कल। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। तो किया गया कार्य हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं, उसमें समय 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33,020 न्यूटन मीटर पर सेकंड दिया है। क्यू बराबर प्रवाह दर बराबर 0.000629 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसलिए वलयाकार क्षेत्रफल बराबर 8π/4 d का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.0243 मीटर स्क्वायर। अब लिफ्ट की उतरने वाली गति प्रवाह दर बटे वलयाकार क्षेत्रफल, यहाँ से निकल जाएगा 0.0259 मीटर पर सेकंड। और लास्ट है 10 सेकंड में नीचे उतरने के लिए ऑटो में प्रवाह की दर। तो प्रवाह दर बराबर वलयाकार क्षेत्रफल इंटू दूरी बटा समय, यह आ जाएगा 0.00518 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये था इस चैप्टर का सारांश और उसका न्यूमेरिकल भी।